दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अब से प्रयास करूँगा कि मेरा वीडियो कंटिन्यू पड़ता रहे। इसके पूर्व विश्वास प्रस्ताव हो गया था, आज है धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन। धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन। अब इसमें क्या है? संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां। संसद क्या है? एकदम व्यस्त निकाय है, बहुत ही व्यस्त निकाय है। संसद अति व्यस्त निकाय है। उसने अपने सभी कार्यों को गहराई से करने के लिए या गहराई से अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए इसके पास पर्याप्त अवसर नहीं होता। संसद बहुत ही व्यस्त निकाय है। इसे कार्यों को गहराई से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। इसी कारण यह अपना अधिकांश कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करती हैं। संसदीय समितियां, संसद बहुत ही व्यस्त निकाय है, जिनके अधिकांश कार्यों को जो है यह पर्याप्त समय नहीं दे पाता है। इसलिए इन्हीं कार्यों को करने के लिए संसदीय समितियों का गठन करती है या संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। यद्यपि समिति प्रणाली भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। समिति प्रणाली भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी, परंतु वर्तमान काल में इसका प्रचलन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ। वर्तमान काल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में हुआ। तो समिति प्रणाली भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान काल में इसका प्रचलन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 118(1) अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत
किया जाता है। तो संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। क्या मतलब? संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अब संसदीय समितियों वर्तमान संसदीय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। संसदीय समितियां वर्तमान संसदीय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। वर्तमान में संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन संसदीय समितियों के माध्यम से ही करती है। संसदीय समितियां वर्तमान संसदीय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है। वर्तमान में संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करना इन संसदीय समितियों के माध्यम से ही करती है। इस कारण इन समितियों ने लघु संसद का रूप धारण कर लिया है। ये जो समितियां हैं लघु संसद का रूप धारण कर लिया है। भारत में गठित संसदीय समितियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में जो गठित की गई हैं संसदीय समितियां, इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? पहला वर्ग क्या है? अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां यानी कि परमानेंट अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तदर्थ समितियां यानी एडहॉक कमेटीज। दूसरा है तदर्थ कमेटी यानी एडहॉक कमेटीज। तो अस्थायी समितियां क्या है? अस्थायी समितियों का गठन एक निश्चित समय के लिए होता है। जो ये अस्थायी समितियां हैं इनका गठन एक निश्चित समय के लिए होता है और इसका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अस्थायी समितियों का कार्य जो है सतत रूप से चलता रहता है। इसका गठन एक निश्चित समय के लिए होता है और इसका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। अस्थायी समितियां भी कम 6 प्रकार की होती हैं। अब अस्थायी समितियां, इसको थोड़ा मिटा दें। अस्थायी समितियां अस्थायी समितियां में अस्थायी समितियां के प्रकार इसको मान लो। क्या क्या है भैया? वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां,
पहला क्या है, दूसरा क्या है, विभागीय समितियां। विभागीय समितियां। और तीसरा है वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां। जांच समितियां। और चौथा है सदन की समितियां। सदन की और पांचवा है छानबीन समितियां। पांचवा क्या है, छानबीन समितियां। छानबीन समितियां। पांचवा क्या है, छानबीन, छानबीन समितियां। और छठवां क्या है भैया, हैं, सेवा समितियां। छठवां है सेवा समितियां। सेवा समितियां। सेवा समितियां। अब हम बारी बारी से एक एक समितियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम वित्तीय समितियों के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, ये तो इतना समितियां हो गया। अब वित्तीय समितियां, इसको देखिए, एक एक समितियों को बारी बारी से हम समितियां, वित्तीय समिति यानी फाइनेंशियल, 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 फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज। संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन है, इसको जानिए। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। तो पहले हम प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति पहला है। दूसरा है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और ग है उपक्रम समिति। उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति हो गया, और ग है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। तो अब इसी को हम बारी बारी से देखते हैं। अब प्राक्कलन समिति क्या है भैया, एस्टीमेट्स कमेटी। प्राक्कलन समिति क्या है, एस्टीमेट, एस्टीमेट्स कमेटीज। एस्टीमेट्स कमेटीज, एस्टीमेट्स कमेटी। तो प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 1950 में किया गया था। इस समिति का गठन कब किया गया था, 1950 में। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था, 1950 में
किया गया था। इस समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद, प्राक्कलन समिति का गठन पहली बार 1950 में किया गया था और इस समिति का गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसको मिटा दे रहा हूं, फिर बारी बारी से लिखूंगा। तो प्राक्कलन समिति का गठन कब किया जाता है? लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए किया जाता है। 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा के 30 सदस्यों से होते हैं। इस समिति का गठन लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होता है और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। इस समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों को चुना कैसे होता है? तो लोकसभा अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल संक्रमणीय मत के द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मंत्रिपरिषद के सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, प्राक्कलन समिति में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। प्राक्कलन समिति क्या करती है? प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो है सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है, जिसके कारण इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इसी कारण इसे अस्थायी मितव्ययिता, अस्थायी मितव्ययिता, अस्थायी मितव्ययिता, अस्थायी मितव्ययिता भी कहा जाता है। अब प्राक्कलन समिति के कार्य क्या क्या हैं, इसको देखिए। प्राक्कलन समिति के कार्य,
बजट अनुमानों का अध्ययन करके संसद को यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों में मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। पहला कार्य क्या होगा? बजट अनुमानों का अध्ययन करके संसद को यह बताना कि इसमें शामिल नीतियों में मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। दूसरा कार्य है उन वैकल्पिक नीतियों को सुझाना, उन वैकल्पिक नीतियों को सुझाना जिससे प्राक्कलन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाई जा सके, जिसमें कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाई जा सके। अब दूसरा है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमिटीज। तो सर्वप्रथम वर्ष 1921 में गठित यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1921 में। इसका गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1921 में। इस समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 17, 5, 22। ठीक है। तो इसमें जो है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य नाम निर्दिष्ट होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके नाम निर्दिष्ट होते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। ठीक है। और राज्यसभा के क्या है? इनमें नाम जो है नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। निर्दिष्ट, इसमें जो है नाम क्या है? निर्दिष्ट किए जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है। ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है विपक्ष का कोई सदस्य होता है। ठीक है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का कोई सदस्य होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कोई विपक्ष का कोई सदस्य होता है। किसी भी मंत्री को लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। किसी भी मंत्री को लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल
कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब इसका लोक लेखा समिति के कार्य क्या हैं, इसको भी देख लिया जाए। लोक लेखा समिति के कार्य, लोक लेखा समिति के कार्य। अब इसके कार्य क्या हैं? किसी वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना। किसी वित्तीय मामले में भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अपव्यय की जांच करना। अपव्यय की जांच करना, ठीक है। लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष उजागर करना। लोक व्यय के दुरुपयोग, लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष जागरूक करना या उजागर करना। लोक व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करना। लोक व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करना। और चौथा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। लोक लेखा समिति का कार्य भी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना, ये भी काम है। भारत सरकार के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है रिपोर्ट जो है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और चूंकि लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखती है तथा प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण को सुनिश्चित करती है, अतः इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। लोक उपक्रम समितियां अब है क्या? लोक उपक्रम समितियां। अब लोक उपक्रम समितियां, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, लोक उपक्रम समितियां प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर की पहल पर सर्वप्रथम वर्ष 1964 में गठित की गई थी यह समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था? 1964 में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर की पहल पर जो है इस समिति का गठन किया गया था, यानी लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 22 सदस्य। तो इस समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। हो गया? तो
लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के राज्यसभा के 7 सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं, जबकि 15 जो लोकसभा के सदस्य का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। इनका चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका जो है नाम निर्दिष्ट किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है इस समिति का। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री को नहीं लिया जाता। इस समिति में भी किसी मंत्री को नहीं लिया जाता। किसी भी मंत्री को इसमें नहीं लिया जाता है। समिति में किसी मंत्री को नहीं लिया जाता। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक उपक्रम समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अब सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्य क्या क्या हैं, इसको देखिए। कार्य, सरकारी उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। पहला क्या है? सरकारी उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा क्या है? इस बात की जांच करना कि सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों तथा विवेकपूर्ण वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार चलाए जा रहे हैं अथवा नहीं। तीसरा है, ऐसे सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की जांच करना जो लोकसभा के नियमों में भी निर्दिष्ट है। लेखा कंपनी अधिनियम के तहत सदन के पटल पर रखे जाने वाली सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। और तीसरा अंतिम है, प्राक्कलन समिति के या प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति तीनों संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। धन्यवाद।